नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज के मुश्तरका अदबी प्रोग्राम अदबनामा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं इमरान एम खान और आज की नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे उस शायर पर जिसकी गजल में तहजीब भी है और एहसास की लताफत भी, जिसके अशआर जिंदगी के तजुर्बों से जन्म लेते हैं और दिल के निहायत करीब जाकर ठहर जाते हैं, जिसने मोहब्बत, इंसानियत और बाहमी एहतराम को अपनी शायरी का बुनियादी हवाला बनाया। शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वसीम बरेलवी की। और आज की इस नशिस्त में भी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जो शायरी को महज रिवायत के तौर पर नहीं बल्कि जिंदा फिक्री अमल के तौर पर देखती है, और उर्दू अदब के बारीक बीन कारी, नाजिम मुशायरा की हैसियत से मुनफरिद पहचान रखने वाले और बर्रे सगीर की शहरी रिवायत के गहरे शनासा मोइन शादाब। शादाब साहब, अदबनामा में आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया जनाब। शादाब साहब, गुफ्तगू की इब्तिदा हम यहाँ से करना चाहेंगे कि वसीम बरेलवी के ख़ानदानी माहौल, इब्तदाई ज़िंदगी और तालीमी पस मंज़र ने उनकी शख्सियत और उनके शेरी मिजाज को किस हद तक शक्ल दी। जी बिल्कुल, किसी शख्स की शेरी शख्सियत या उसके अदबी वजूद को समझने के लिए उसका तहजीबी और ख़ानदानी पस मंज़र जानना बहुत ज़रूरी हो। लेकिन वसीम बरेलवी साहब की शख्सियत जिस तरह बहुत हमजहत है, कई समतों में फैली हुई उनकी शख्सियत है, और उस शख्सियत का जो वक़ार है उसमें एक एक बड़ा रोल प्ले करता है उनका वो अदबी पस मंज़र, उनका तारीखी पस मंज़र और ख़ानदानी पस मंज़र। ये कई हवालों से उनको हम उनका तारीखी पस मंज़र देख सकते हैं कि अब बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक मुरादाबाद से था। यानी इनके जो वालिद मोहतरम थे वो नसीम मुरादाबादी खुद भी बहुत अच्छे शायर थे और जिगर के मुआसिरीन में शामिल थे, और जिगर साहब से बड़ी कुर्बतें थी नसीम मुरादाबादी साहब की। लेकिन वसीम बरेली साहब पैदा बरेली में हुए, वहाँ उनका ननिहाल था। लेकिन कुछ हालात ऐसे रहे जब आज़ादी के बाद लोग इधर से उधर हो रहे थे, उसके बाद के जो हालात थे उसका असर उनके खानदान पर भी पड़ा, और उनको रामपुर में मुंतकिल होना पड़ा अपनी वालिदा के साथ। वो रामपुर में रहे, वहां उन्होंने तालीम भी हासिल की। फिर वो दोबारा बरेली चले गए। उसके बाद जो उनका मुलाजमत का सिलसिला शुरू होता है, वो संभल से मुरादाबाद, मुरादाबाद से फिर वो बरेली पहुंच जाते हैं। तो इस तरह ये कई चीजें उनके इस पस मंजर में शामिल हो जाती हैं। तो इन तमाम चीजों का असर कि बरेली खुद अपने आप में एक ऐसा शाइस्ता और तहजीब याफ्ता शहर है जो अदबी हवालों से भी अपनी पहचान रखता है, और उसकी तारीखी अहमियत भी है। रामपुर का खुद एक अपना वकार है, एक अपना बड़ा एक मकाम है रामपुर का, तो वहाँ के असरात भी हैं। मुरादाबाद से उनका आबाई ताल्लुक है, अब वहाँ से भी उनके असरात उनकी शख्सियत पर आए हैं, और संभल, दिल्ली और फिर बरेली, तो ये तमाम शहर और वहाँ की तहजीबें और वहाँ की तहजीबी माहौल से जुड़ी हुई चीजें उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं, जो उनकी शायरी में हम महसूस करते हैं। वसीम बरेलवी की शायरी में एक खास तरह की शाइस्तगी, सादगी और गहरा इंसानी एहसास दिखाई देता है। आपके ख्याल में उनके इस मुनफरद असलूब के पस मंजर में कौन से अदबी या फिक्री असरात कार फरमा है? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। गालिबन उसी जो पहला सवाल था उसका ही एक एक्सटेंशन कहा जा सकता है, उसकी एक तौसी है। क्योंकि हमने इन शहरों का जिक्र किया, उनकी जहाँ उन्होंने मुलाजमतें की उन शहरों का जिक्र किया, और फिर वो बरेली में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में भी रहे, वहाँ पहले बरेली कॉलेज में आप लेक्चरर रहे। उसके बाद वसीम बरेली साहब रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के सदर भी रहे, और जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है उसके डीन भी रहे। तो ये तमाम चीजें भी उनकी शख्सियत में शामिल हो जाती हैं। और मुताले का उनको बहुत शौक था। उस पर एक कभी अलग से बात हो सकती है कि जब लोग खास तौर से जब वो बैतबाजी वगैरह में हिस्सा लिया करते थे मुर्तजा स्कूल रामपुर में, तो वो गर्क हो जाते थे किताबों के दरमियान। तो कुल मिला के अगर हम उनकी शाइस्तगी की बात करते हैं तो ये उनकी शख्सियत का एक खास पहलू है।
دیکھیے ان کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں عمران صاحب، تو اس میں دو تین چیزیں بہت سامنے آتی ہیں کہ ان کے ایک تہذیب یافتہ نرمی ملتی ہے ان کی شخصیت میں، اور جو ان کی شاعری کا حصہ بھی ہے۔ دوسری بات، احتیاط وضع بہت ہے وسیم بریلوی صاحب، یعنی جو وزیداریاں ہیں اور ان وزیداریوں کی جو حدیں ہو سکتی ہیں، جو ان وزیداریوں کی چمک ہو سکتی ہے، وہ ان کی شخصیت میں سادگی، شائستگی اور انسانی رشتوں کا ایک احساس پیدا کر دیتی ہے، اور ایک تہذیبی وقار جو ہے ان کی شخصیت کا احاطہ کر لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ان کی شاعری میں در آتی ہیں، جن خصوصیات کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ اور ان کی شاعری میں رومان ہے، حقیقت ہے، لیکن ساتھ ساتھ کرب آگہی بھی ہے، جس سے ان کی شخصیت ملتی ہے۔ اس کا ایک بڑا پس منظر بھی ہے کہ دیکھیے وسیم بریلوی صاحب کی شخصیت یا ان کی زندگی کا ہم مطالعہ اگر کریں، ان کی سوانح حیات پڑھیں یا ان کی زندگی کے واقعات کو ٹٹولیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ انہوں نے ایک طرح کے بڑی محرومیوں کے ماحول میں جو ہے وہ زندگی گزاری۔ ان کے والد محترم کی اچھی خاصی جاگیر تھی مراد آباد میں، لیکن بڑی سادہ طبیعت تھے نسیم مراد آبادی صاحب۔ تو کسی نے چالاکی سے ان کی جو تمام زمینیں تھیں وہ اپنے نام کرا لی تھی، اور پھر وہ زندگی بھر نسیم صاحب مقدمہ لڑتے رہے۔ تو ایک زمیندار گھرانے سے تعلق تھا وسیم بریلوی صاحب کا، کہا جاتا ہے کہ بڑی ان کی زمینیں تھیں، اور جب یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا، ایک سانحہ ہوا نسیم مراد آبادی کے ساتھ، ان کی زمینیں چلی گئیں، تو یہ بالکل بے یارو مددگار ہو گئے۔ تو ان کے اہل خانہ نے نسیم صاحب کے ایک اچھے خاندان میں بریلی میں ان کی شادی کرا دی، اور وہاں ان کو اپنے ننیحال میں رہنا پڑا۔ لیکن ننیحال میں یہ ایک جبر کے ماحول میں رہ رہے تھے، یعنی وہاں کا ماحول کچھ پسند نہیں آ رہا تھا، کیونکہ خوددار طبیعت تھے۔ ان کی والدہ بہت خوددار طبیعت کی تھی، بڑی سادہ مزاج، بڑی طرح سے صوم و صلات کی پابند، اور ساری خوبیاں وسیم صاحب خود بتاتے ہیں کہ ان کی زیادہ تر خوبیوں میں ان کی والدہ کا بڑا دخل ہے، ان کا عکس ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ان محرومیوں کا، جو وہ خود اعتمادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے، وہ محرومیاں ان کی زندگی میں در آئی تھی۔ تو جب کسی شخص کے یہاں کوئی محرومیاں ہوتی ہیں تو یا تو وہ اس کو برباد کر دیتی ہیں، یا پھر وہ انسان کچھ بن جاتا ہے۔ تو ان محرومیوں کا بڑا مثبت استعمال وسیم بریلوی صاحب نے کیا، اور انہوں نے ایک ضد پیدا کی کہ میں اپنی شخصیت بناؤں گا، اپنے وجود کو تسلیم کراؤں گا، اور اس کے لیے انہوں نے غور کیا کہ میرے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے شاعری۔ تو انہوں نے شاعری کے ذریعے اپنی شخصیت کو بنایا بھی، اپنی شخصیت کو تسلیم بھی کرایا، اور پھر اس شخصیت کا انہوں نے وقار بھی پوری طرح قائم رکھا ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا عمران صاحب وسیم صاحب کی شخصیت، کافی طویل مضمون ہے، تو اس کا ایک جملہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا جواب بھی آپ کے سوال کا مل جائے گا، دونوں سوالوں کا۔ میں نے لکھا تھا کہ وسیم بریلوی اپنے وجود کی تہذیب، وسیم بریلوی صاحب اپنے وجود کی تہذیب اور اس کی خود مختاری کو اپنی شرطوں پر منوانے کی ایک مہذب ضد کا نام ہے۔ اب اس جملے میں بہت کچھ آ گیا ہے کہ ان کی وجود کی تہذیب اور اس کی خود مختاری، اور اس کو پھر اپنی شرطوں پر لوگوں سے تسلیم کرانا، اور پوری ضد کے ساتھ کرانا، اور ضد بھی مہذب، یہ پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کی شخصیت ہے، اور یہی پوری ان کی شاعری ہے۔ تو انہوں نے اپنے وجود کی تشکیل کی، اپنے ایک آئیڈینٹی بنائی، اور پھر زمانے سے اس کو تسلیم کرایا۔ اور ان چیزوں میں اگر آپ غور کریں گے تو وسیم بریلوی صاحب کی ذہانت، صلاحیت کے ساتھ ساتھ ان کی متانت، متانت ان کی شخصیت کا خاص پہلو ہے، اور متانت کے ساتھ ضبط اور تحمل اور استقلال، اور سب سے بڑی چیز جو وسیم بریلوی صاحب کو وسیم بریلوی بناتی ہے وہ ہے احتیاط۔ تو آپ غور کیجئے کہ ذہانت، صلاحیت، متانت، ضبط، تحمل، صبر، استقلال اور احتیاط، یہ تمام چیزیں ان کی شخصیت کا حصہ بھی، اور یہی ان کی شاعری کا حصہ بھی ہیں۔ آپ ان کے ایک ایک شعر پڑھتے جائیے اور غور کرتے جائیے، تو اس میں تمام چیزیں جو ہے پوری طرح سے آپ کو نظر آئیں گی۔ میں کچھ شعر ان کے پڑھ رہا ہوں، اس کے علاوہ جو آپ سیگمنٹ کرتے ہیں، کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب وہ ان کی تمام چیزیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کی شخصیت سے ان کی شاعری تک کا سفر کیسے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مجھ میں تجھ میں چلا آ رہا ہے برسوں سے، کہیں حیات اسی فاصلے کا نام تھا۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ پانی پہ تیرتی ہوئی یہ لاش دیکھیے اور سوچئے کہ یہ ڈوبنا کتنا محال ہے۔
मैं कुछ इस तरह जिया हूँ कि यकीन हो गया है मेरे बाद जिंदगी का बड़ा एहतराम। तो ये तमाम चीजें जिनका मैंने जिक्र किया, ये उन तमाम शेरों में आप महसूस कर सकते हैं। जी, अब मुशायरों का जिक्र करते हैं। मुशायरों में वसीम बरेलवी की मौजूदगी हमेशा एक बावकार और संजीदा एहसास रही है। आपके नजदीक उनकी मकबूलियत में उनके अंदाजे बयान, शख्सियत और लहजे का क्या किरदार रहा? बड़ा अहम किरदार है अंदाज़ बान, शख्सियत और लहजा। ये तीनों चीजें ही वसीम बरेलवी का असल तशख्खुस है। और देखिए, होता है कि मुशायरों में शायरी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मुशायरों में लोग इसलिए भी जाते हैं कि वो अंदाजे पेशकश भी सामीन देखना चाहते हैं, उससे महजूज होना चाहते हैं। शायरी तो किताबों में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो अंदाजे पेशकश है, जो बयान करने का तरीका है, उसमें चाहे तहत हो या तरन्नुम हो, उसका बड़ा दखल है। और उसके 50% नंबर जो है मुशायरों में मिलते हैं। तो वसीम बरेलवी साहब, जाहिर है चाहे वो तहत से पढ़े, तरन्नुम तो उनका बेमिसाल है। बड़ा यूनिक तरन्नुम है जिसकी नकल भी नहीं हो सकती है, और लोगों ने बहुत कोशिश की नकल करने की। तो उनकी शख्सियत का खास हिस्सा जो है उनका तरन्नुम जो है बन गया है। एक और चीज है, वो 3 शर्तों के साथ मुशायरों में आए थे। उनका मिजाज बागियाना भी है, इन एहतियात और एहतियातों के बावजूद उनके एक बागियाना तेवर है उनके यहाँ, बड़ा शाइस्तगी के साथ आता है। तो उन्होंने 2-3 चीजों का बड़ा ख्याल रखा। एक तो लिबास का, उन्होंने जब लिबास उस वक्त बड़ा रिवायती सा पहना जाता था कि शेरवानी और सदरी और कुर्ता पाजामा, इसी के साथ शायर जो है वो स्टेज पर आते थे। तो उन्होंने कुछ जदीद लिबास पहनने शुरू किए। तो पैंट शर्ट पहनना शुरू की, उन्होंने सफारी पहना, उन्होंने कोट सूट पहना। तो ये भी उनकी एक जिद थी कि मैं जो नया मुशायरा है उसको नए जमाने से और नए जमाने के तकाजों से उसको रोशनास कराऊं। दूसरा, उसका तरन्नुम जो है उसमें एक खास ठहराव है, उसमें तहम्मुल चाहिए सुनने वालों के लिए। तो बहुत से लोग उनके उस ठहराव को और उस इस्तक़लाल को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, या उस पर मुतहम्मिल नहीं हो पाते हैं, तो वो वसीम बरेलवी को नहीं समझ सकते। तो बाद में उनके शुरू में लिबास की भी उनकी नुक्ताचीनी हुई। उनके बड़ों ने कहा, उनके तरन्नुम को भी कहा गया कि बड़ा ठहराव है आपके यहाँ, इतना कौन इंतजार करेगा मिसरा पूरा होने का। लेकिन वो कायम रहे अपनी इज्जत पर और अपने मिशन पर। और आज यही लहजा जो है उनकी शिनाख्त बन चुका। तीसरी बात, वो उस जमाने में जब बड़ी सपाट शायरी हो रही थी, और बड़ी जो एक तरह से एक बाजारी शायरी इसको कह सकते हैं, एक शौकियाना अंदाज की शायरी हो रही थी, वो लोग पढ़ रहे थे और बड़े जबरदस्त तरन्नुमों के साथ पढ़ रहे थे। वो जमाना ऐसा था। उस वक्त उन्होंने कुछ तहदारी पैदा की अपनी शायरी में, और उसमें कुछ नए जमाने से हम आन किया अपनी शायरी को। जो शेर मैंने आपको सुनाए, उसी में एक शेर सुना रहा हूँ। कहते कि मेरे बच्चों के आंसू पोंछ देना, लिफाफे का टिकट जारी ना करना। तो ये लहजा ला रहे थे वो। एक जरा सी अना के लिए, अगर रोमांटिक हम बात करें रोमान की, तो एक जरा सी अना के लिए उम्र भर तुम भी तन्हा रहे, हम भी तन्हा रहे। उसूलों पर अगर आ जाए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो ये उस सपाट लहजों के दरमियान, उस रिवायती शायरी के दरमियान एक लहजा आ रहा था, जिसमें ताजगी थी, जिसमें तहदारी थी। तो ये चीजें कुल मिलाकर वसीम बरेलवी को एक नुमाया मकाम हमारे मुशायरों के स्टेज पर दिलाती है। जी, बहुत ही शानदार उनकी शख्सियत और शायरी पर आपने गुफ्तगू की। अगर आप वसीम बरेलवी की जिंदगी से जुड़ा कोई ऐसा वाकया बयान करें जो उनकी शख्सियत के किसी कम मारूफ पहलू को सामने लाता हो, तो यकीनन हमारे नाजरीन के लिए ये बहुत दिलचस्प होगा। देखिए, हमारे यहाँ बहुत से शोरा ऐसे हैं कि जो सोमो सलात के पाबंद हैं। देखिए, वसीम बरेलवी साहब भी खास तौर से उनकी शख्सियत का हिस्सा है कि दीनदारी बहुत है उनके यहाँ। और सोमो सलात की बात मैंने इसलिए की कि फिराक साहब किसी को गर्दानते नहीं थे अपने, जाहिर उनका एक जमाना था। तो फिराक साहब वो उन शोरा में शामिल थे कि जिन्होंने जब अपनी किताब लिखी थी सवाने हयात, तो अपने मासिन का बड़ा उन्होंने बड़ी नुक्ताचीनी की थी, किसी को उन्होंने कुछ समझा नहीं था। लेकिन वसीम बरेलवी साहब की फिराक जैसा शायर भी तारीफ कर रहा था। वो लिखते हैं कि मुझे वसीम बरेलवी भी पसंद है, उनकी शायरी भी पसंद है। और आगे एक जुमला लिखा कि मैं तो इसे सिर्फ मुसलमान समझता था, मगर ये तो नमाज भी पढ़ता है। ये बड़ा दिलचस्प जुमला था फिराक साहब का। तो ये नमाज का सिलसिला इसलिए आया कि जाहिर है बहुत से शोरा पढ़ते हैं हमारे। हमने खुद देखा है अपने जमाने में शमीन जयपुरी वगैरह को भी, जो बाकायदगी से
नमाज पढ़ा करते थे, सभी पढ़ते हैं लगभग, किसी पर हम कोई इस पर तबसरा नहीं कर रहे, लेकिन वसीम साहब खास एहतमाम करते हैं। अब यह वाकया ये है कि वो उन्होंने कभी, चाहे वो किसी भी जगह गए हों, उनके ताल्लुकात बड़े बड़े अमीरों से रहे, बड़े रऊसा से रहे, तमाम मज़ाहिब के बड़े अफसरान से रहे। एक मरतबा का वाकया है कि वो किसी मुशायरे में जा रहे थे, तो मुशायरे से वो किसी बड़े अफसर के यहाँ मुशायरा था किसी कोठी में, तो जैसे गाड़ी से उतरे, तो वो गाड़ी से उतरकर फौरन उन्होंने अपनी एक चादर निकालने की कोशिश की और वो नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने बिछाने का आगाज किया। तो तभी जो बड़े अफसर थे, उनकी जो अहलिया थी, वो वहां तशरीफ लाई, उन्होंने एक जानमाज उनको पेश की। बहरहाल उन्होंने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद उन्होंने पूछा उनसे कि साहब ये जानमाज आपने कैसे आपके घर में आ गई? तो बोले, जब पिछली मर्तबा आप इस मुशायरे में आए थे हमारे घर, तो मैंने देखा था कि आप किसी कोने में अपनी चादर पर नमाज पढ़ रहे थे। तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं एक जानमाज लाकर रखूंगी, और वसीम बरेलवी साहब जब तशरीफ लाएंगे तो मैं जानमाज उनको पेश करूंगी। तो ऐसे बहुत से वाकयात हैं। और दूसरी चीज उनकी शख्सियत में ये है कि उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान की जो एक रवादारी है, जो लोगों को जोड़ने का अमल है, मजाहिब के दरमियान जो एक रवादारी है, हम आहंगी, उसको उसमें बहुत काम किया है। उनके गैर मुस्लिमों में ऐसे ऐसे चाहने वाले हैं कि उनके आगे जो है सरे अकीदत जो है वो झुका देते हैं। तो उन्होंने हमेशा इन चीजों का ख्याल रखा, और शायद यही वजह है कि उनको एक बड़े अफसर की खातून जो अहलिया है वो जानमाज पेश करती हैं। तो ऐसे बहुत से वाकयात हैं, बेशुमार वाकयात हैं। कभी आप अलग से कोई शो कीजिएगा तो बहुत से वाकयात हैं जो वसीम बरेली साहब के हम बयान कर सकते हैं। जी, वाकई मेहमान और मेजबान दोनों के ही वकार इससे नुमाया होता है, जो वाकया आपने बयान किया। हम अब चाहेंगे कि आप वसीम बरेलवी के चंद मुंतखब अशआर सुना दें, वो अशआर जो आपके नज़दीक उनके फ़न और शेरी शिनाख्त की बेहतरीन नुमाइंदगी करते हैं। जी, उनके बहुत से अशार हैं, बड़े मकबूल भी हैं, जिससे पहचाने जाते हैं। मतलब उनका सबसे बड़ा मशहूर शेर तो वही है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता। तो ये उनका बड़ा एक टाइटल शेर है, जो बड़ा पसंद किया जाता है, और उनका उनके साथ एक चश्मा हो गया, उनका तारुफ उनका आइडेंटिटी कार्ड बन चुका है। कुछ और शेर सुने कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। ये आज इस अहद का शेर है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो और क्या करता, मैं एतबार न करता तो और क्या करता, वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता, बहुत ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। आपने एक शेर पढ़ा ही था, वो शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। अब आप महसूस करते हैं ये शेर को, जो बशरी जिंदगी है, इंसानी जिंदगी है, उसकी उसकी मजबूरियां हैं, उसकी बेबसी है। तो ये एक और शेर सुनिए उनका, गजल का शेर, कि मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है, मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है कि ये आंसू बहाने की भी तो मोहलत नहीं देते। बहुत शानदार। तो इंसानी जिंदगी में जिस तरह, हाँ बिल्कुल, जिस तरह पे दर पे इंसानी जिंदगी में हादसे के बाद एक हादसा रखा हुआ है, उसका बड़ा खूबसूरत शेरी इजहार और उन्होंने इस शेर में किया है। एक और रोमानी उनका शेर शेर देखिए, मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ, मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ कि मेरे बाद कोई पढ़ न पाए। ये देखिए गजल की तहदारी, जब मैंने जिक्र किया था कि ये वही मजमून है जिसको कहते हैं कि बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं आप किसी को लेके। तो ये उसका असर, उसका शेरी इजहार जो गजल कर रही है, मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ कि मेरे बाद कोई पढ़ न पाए, ऐसे रिश्ते का भरम रखना कोई खेल नहीं, ऐसे रिश्ते का भरम रखना कोई खेल नहीं, तेरा होना भी नहीं और तेरा कहलाना भी। ये वाह। जो तज़ब्ज़ुब की सूरत हाल है, और आज के इश्क में बहुत आम बात है ये जो होता है। हमारे घर का पता पूछने से क्या हासिल, हमारे का पता पूछने से क्या हासिल, उदासियों की कोई शरीयत नहीं, उदासियों की कोई शहरियत नहीं होती। या उदासी से याद है कि उदासी खास वो मौजू है वसीम साहब का, आंसू। तो जो गम है, गम और दुख भी वसीम रिजवी साहब की शायरी का बड़ा अहम मौजू है। और आंसू की तहजीब को समझ बगैर हम वसीम साहब की शायरी को नहीं समझ सकते। इसलिए बहुत से लोग फानी से का जिक्र करते हैं, जब वसीम साहब का जिक्र करते हैं, फानी जो मुसव्विर गम थे, तो वही आंसू वसीम बरेलवी के साथ
साहब के हैं, अपने अंदाज से आते हैं। बहुत से ख्वाब देखोगे तो आंखें तुम्हारा साथ देना छोड़ देंगी। ये भी नए जमाने का शेर है। आदमी मुख्तलिफ संतों में भाग रहा है, उसका उसको टारगेट हासिल नहीं हो रहा है, उसका कोई हदफ नहीं मिल रहा है, तो बहुत से ख्वाब देखोगे तो आंखें साथ देना छोड़ देंगी। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, सलीका मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। ये मशरकी तहजीब बहुत का शेर शानदार। है। मशरकी तहजीब के तहत जो खान मादे हैं उनका शेर है, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। मैं जिन दिनों तेरे बारे में सोचता हूँ बहुत, मैं जिन दिनों तेरे बारे में सोचता हूँ बहुत, उन्हीं दिनों तो ये दुनिया समझ में आती है। उन्हीं दिनों तो ये दुनिया समझ में आती है। रोमान और हकीकत किस तरह से हम आहंग हो जाते हैं। और क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता। ये बहुत से महजब लोगों का कर्म है, बहुत से बावखार लोगों का कर्म है। बहुत अहम शेर है ये। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता। देखिए क्या, कितनी एहतियातें हैं और कितना दर्द और कर्ब और बेबसी और जबर है इस शेर में। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता। तेरे ख्याल के हाथों कुछ ऐसा बिखरा हूं कि जैसे बच्चा किताबें इधर उधर कर। बहुत शानदार। भरे मकान का, बिल्कुल, भरे मकान का भी अपना नशा है क्या जाने। अभी बड़ा अच्छा शेर है, जहाँ जो तहजीबें टूट रही, नई तहजीब आ रही है, मशरकी तहजीब पसमानदा होती जा रही है और मगरबी तहजीब के असरात हैं, देखिए वो याद दिलाते हैं अपनी तहजीब। भरे मकान का भी अपना नशा है क्या जाने, शराब खाने में रातें गुजारने वाला। वो सुकून जो शराब खाने में ढूंढ रहा है यार, वो भरे पूरे मकान में ही मिलेगा। इस तरह वो मशरकी तहजीब की इस तरह नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये किस मकाम पे लाई है मेरी तन्हाई। देखिए तन्हाई पे बहुत से अशार हैं, लेकिन इमरान साहब महसूस की क्या पहलू निकाला वसीम साहब। ये किस मकाम पे लाई है मेरी तन्हाई कि मुझसे आज कोई बदगुमा नहीं होता। बहुत शानदार। जब हाँ, इंसान शिकायत करना बंद कर दे, कोई बदगुमान होना बंद कर दे, आपकी आपकी परवाह ना करे, तो जाहिर है वो तन्हा होता है इंसान। कि किस मकाम पे लाई है मेरी तन्हाई कि मुझसे आज कोई बदगुमान नहीं होता। ऐसे बहुत से अशार हैं उनके, बहुत सी गजलें उनकी बहुत मशहूर हैं। मतलब उनकी गजल भी बड़ी मशहूर है कि अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊं, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊं। बहुत से अशार हैं जो मत सुनाए जा सकते जी, वक्त ने इजाजत नहीं दी, वरना ये बातचीत का सिलसिला और उनके अशआर का एक एक तवील है, जो थोड़े से वक्त में जो जिसे समेटा नहीं जा सकता। शादाब साहब, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने वसीम बरेलवी जैसे गहरे एहसास और फिक्री वकार के शायर पर निहायत वाज़ेह और बामानी गुफ्तगू की, जो यकीनन हमारे नाजरीन के लिए अदबी शऊर को वुसअत देने वाली रही। नाजरीन, अगर आपको अदबनामा की ये किस्त पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, ताकि अदबनामा की हर नशिस्त आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपने तासुरात कमेंट में जरूर दर्ज कीजिए। आपकी राय ही हमारी रहनुमाई है। अगली नशिस्त में किसी और शायर की जिंदगी, शायरी और उसलूब पर गुफ्तगू के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी।